हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्रील। तो आज जो है हमारा सेशन नंबर 12 है। ये हमारा लास्ट सेशन होगा लीनियर अलजेब्रा में। तो इसमें भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं प्रीवियस ईयर उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट M बी अ रियल 4x4 मैट्रिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। S1 is M has 4 linearly independent eigenvectors. M has 4 distinct eigenvalue. M is non-singular invertible matrix. Which one among the following is true? तो यहां पे आपको देखना है कि कौन सा ट्रू है। S1 implies S2, S2 implies S1, S1 implies S3 या S3 implies S2। तो देखिए ऑप्शन बाई ऑप्शन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले S1 implies S2, ठीक है, S1 implies S2। अब आपको क्या पता है कि इन अ मैट्रिक्स इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या कि मेरा आइगन वेक्टर्स जो होते हैं, आइगन वेक्टर्स आर देन व्हाट, इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो ये हमको पता होता है, नॉट द अदर वे अराउंड। अगर आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये कभी भी नहीं होता है कि आइगन वैल्यूज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं होता है। आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो आइगन वेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो ये S1 इंप्लाइज S2 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। S1 डजंट ऑलवेज इंप्लाइज S2। अब ऑप्शन बी क्या है, S1 implies S3. So M has 4 linearly independent eigenvector. M is non-singular invertible matrix. नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए अगर मैं एक ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये I मैट्रिक्स है। तो यहां पे क्या बोला है, S1 implies S3। अगर 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे तो S3 जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होता है तो इससे इंडिपेंडेंस आइगन वेक्टर के साथ मैट्रिक्स का इन्वर्टिबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इवन ऑप्शन बी इज फॉल्स। अब S2 इंप्लाइज S1। अब देखिए ये क्या बोला है, M हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, इसका मतलब M हैज 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और S3 इंप्लाइज S2, नॉन सिंगुलर, M इज नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, M हैज 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो यहां पे देखिए आइगन वैल्यूज क्या क्या है, यहां पे आइगन वैल्यूज 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो यहां पे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं है, दे आर द सेम। बट ये जो मैट्रिक्स M है इट इज इन्वर्टिबल। आई मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकाल सकते हैं, तो इसीलिए मैं इसको लिखा था। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिगर शोज अ शेप ABC एंड इट्स मिरर इमेज A1 B1 C1 अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट मैप्स ABC टू A1 B1 C1 इज। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ढूंढना है जो कि ये ABC को ये इसके मिरर इमेज में प्लॉट कर दे। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, यहां पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा हमको स्मार्ट बनना पड़ता है। देखिए कैसे, यहां पे आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए, B को आप सपोज कर लीजिए 1 1, A को आप सपोज कर लीजिए 2 2 और C को आप कर सकते हैं 1 1 नहीं, इसको आप रख लीजिए 3 1। ठीक है, तो ये मैंने रैंडमली कुछ पॉइंट ले लिया है। अब देखिए जब मैं B का मिरर इमेज लूंगा तो बेसिकली व्हाट इज B, देखिए यहां पे जब मैं B को प्लॉट करूंगा ठीक है, तो यहां पे देखिए अब B का ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, मिरर इमेज है यहां पे। ठीक है, तो मिरर इमेज अगर रहेगा, y एक्सिस तो सेम ही है लेकिन x एक्सिस -1 हो जाएगा। तो ये 1
-1 हो जाएगा, ये क्या रहेगा, ये 2 -2 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, ये 3 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन पॉइंट्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए फिर सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए चेक करूंगा तो 0 1 1 0, पॉइंट ए क्या है मेरा, पॉइंट ए 2 2 है। ठीक है, 2 2 है, ये ट्रांसफॉर्म कहां पे कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है 2 और 2, लेकिन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन 2 -2 पे होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए जो है ये मेरा फॉल्स है। ठीक है, ऑप्शन ए फॉल्स हो गया, तो यहां पे मार्क कर देता हूं, ऑप्शन ए तो है नहीं। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं जरा। देखिए ऑप्शन बी को चेक करता हूं, तो ऑप्शन बी अगर चेक करूंगा तो ये क्या है, 0 1 -1 0। तो यहां पे अगर मैं 2 और 2 पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहूं, मतलब ये पॉइंट ए को, तो ये क्या आएगा मेरा, 2 आ जाएगा, और ये -2। ठीक है, 2 और -2 आ रहा है। अब यहां पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन बी मार्क नहीं कर देना है। क्यों नहीं मार्क करना है मैं वो भी आपको बताता हूं। देखिए ए वाला पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर गया। अब यहां पे 0 1 -1 0, बी वाले पॉइंट को देखिए तो जरा, 1 1, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 1 और -1, तो आपका बी वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब सी पॉइंट देख लीजिए जरा, सी पॉइंट क्या है, 3 1 है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूं, 0 1 -1 0, ये है क्या मेरा 3 1। तो यहां पे देखिए पॉइंट क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है हमारा 1, और ये आ रहा है -3। अब यहां पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहां पे हमको कुछ प्रॉब्लम हो गया है। क्या, यहां पे आना चाहिए था क्या, 3 -1 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, 1 -3 आ रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत है हमारा। ठीक है, सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो बी चेक कर लिए, अब डी को चेक करके देखते हैं। तो देखते हैं डी को चेक करके। तो देखिए डी के लिए सबसे पहले मैं पॉइंट बी को चेक करता हूं, 1 0 0 -1, पॉइंट बी क्या है, 1 1 है, 1 1। तो ट्रांसफॉर्म पॉइंट क्या आ रहे हैं मेरे, ट्रांसफॉर्म पॉइंट 1 -1 आ गया। ठीक है, तो बी पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सी पॉइंट को देख लेते हैं। सी पॉइंट क्या है, 3 1 है मेरा, पिछली बार यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो इस बार देखते हैं ये करता है कि नहीं। अब पॉइंट देखिए क्या आ रहा है, 3, और ये क्या होगा, -1, तो सी पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है इस बार। और पॉइंट बी को देख लेते हैं, पॉइंट बी देखेंगे। ठीक है, पॉइंट बी के लिए 1 और 1 है, इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या आएगा, ये 1 -1, तो तीनों के 3 पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो कभी भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर पूछे तो ये नोट कीजिएगा कि नोट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स should satisfy all the points। ठीक है, all the points satisfy करना पड़ेगा। देखिए जब हम लोग बी को सॉल्व किए थे, सिर्फ ये सी पॉइंट की वजह से हमने बी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को रिजेक्ट कर दिया है ना, तो आपको सारे के सारे पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। कंडीशन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाई, तो ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। अब लोग क्या सोचते हैं, जब भी ये कंडीशन दिया रहेगा एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम इनवर्स, इसका मतलब जो एम मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऑर्थोगोनल है,
और हमको क्या बताता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ±10। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, यहां पे कहां पे बोला गया है कि ऑर्थोगोनल के लिए दो प्रॉपर्टीज होते, एक तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और एक ये प्रॉपर्टी करे। यहां पे कहीं बोला गया है क्या मैट्रिक्स एम ऑर्थोगोनल है? तो आप लोग बहुत सारे मतलब प्रीवियस ईयर सोल्यूशन में देखेंगे आंसर करेक्ट है, ठीक है, आंसर करेक्ट आएगा। डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर दिया गया है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होगा, तो इसी वजह से इसको इस टाइप से सॉल्व किया गया है। लेकिन वो जो आपका मेथड है वो गलत मेथड है, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि m जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देता तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते थे ये वाले डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल टू ±1 आप लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा, यहां पे ऑर्थोगोनल बोला ही नहीं गया है ना। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m इनवर्स, ठीक है। तो अब मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो m इंटू m ट्रांसपोज i हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसको एकदम इजीली। 3/5 4/5 x और ये है मेरा 3/5, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको लिखना है m लिख लिया m ट्रांसपोज, तो वो है 3/5 4/5 x और 3/5, ठीक है। ये इक्वल टू i होगा, तो i 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो देखिए ये वाले टर्म के लिए मैं इक्वेट करूंगा डायरेक्टली। अब मैं पूरा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा, है ना। देखिए सिर्फ ये वाले टर्म को इक्वेट करूंगा। तो देखिए अब इसके लिए आप क्या लिखूंगा मैं यहां पे, देखिए अच्छा नहीं तो क्यों शॉर्टकट करूं, आप लोगों को समझा ही देता हूं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 9/25 16/25, तो ये तो 1 आ गया। अब देखिए ये क्या आया, 3/5x प्लस 4/5x, यहां पे क्या आया 3/5x प्लस 4/5x, और यहां पे क्या आएगा देखिए x² प्लस 9/25, ठीक है, इक्वल टू 1 0 0 1। अब आपके ऊपर है कि आप किसी को भी इक्वेट कीजिए, इसको इक्वेट कर लीजिए अगर आपका मन है तो, या इसको इक्वेट कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे आप उसको कर सकते हैं ना। तो देखिए अगर मैं ये पॉइंट को इक्वेट करता हूं, ये पॉइंट को इक्वेट करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मेरे को, 3/5x प्लस 4/5x इज इक्वल टू 0। यहां पे कुछ मिस्टेक हो गया है मेरे से, देखिए ये 4/5x तो है नहीं, ये 3/5x और ये हो गया मेरा 12/25 प्लस 12/25। मैं वही सोचू कि मिस्टेक कहां पे हुआ है, और कहीं पे तो नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया 3/5x प्लस ये भी 12/5, वही मैं सोच रहा था कि यहां पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो देखिए ये क्या हो गया 12/25 एंड दिस लास्ट वैल्यू विल बी x² प्लस 9/25। ओके फाइन, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5x प्लस 12/25 is equal to 0, so that implies x is equal to 12/25 minus 5/3, so this is 5 and this will be 4, so your answer comes out to be minus 4/5, ठीक है। So 4/5 is the correct answer to this question, so option A। अगर आप डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी बनाएंगे तो यहां पे भी आप देखेंगे क्या कि आपको करेक्ट आंसर ही आता है जब आप -1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट A be a m cross n matrix and B be a n cross m matrix. It is given that determinant Im plus AB is equal to determinant In plus BA, where Ik is a k cross k identity matrix. Using the above property, the determinant of the matrix given below. तो आपको ये मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी से निकालना है डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिखूं तो देखिए कुछ गलत हो जाएगा क्या, 1
0 0 0, ठीक है, ऐसे लिख लिया। प्लस यहां पे हर जगह 1 कॉमन है, तो इसको 1 1 1 1 1 1 1 1, यहां तक मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज में मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहां पे ऑर्डर लिख लेता हूं, ये क्या है 4x4 है, ये भी 4x4 है, ठीक है, ठीक है, सब दोनों ही 4x4 है। अब ये क्या है आई के, तो आई 4x4 लिखता हूं, प्लस ये जो मैट्रिक्स है, देखिए तो जरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे लिख सकता हूं क्या। देखिए ये क्या है 4x1 है, ये 1x4 है, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, देखिए इट इज गिवन दैट डिटर्मिनेंट im प्लस ab इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ in प्लस b है। तो देखिए यहां पे मैंने इस मैट्रिक्स को ik प्लस ab के फॉर्म में लिख लिया है। अब यहां पे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ik प्लस ab इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ik प्लस ba। बस अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ik प्लस b है, तो ठीक है। देखिए अब यहां पे b इंटू ए करूंगा, a इंटू बी का ऑर्डर क्या था 4x4 था, b इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा 1x1 होगा। देखिए 1x1 ही होगा, क्योंकि ये क्या है 1x4 और ये क्या है 4x1, तो ये कैंसल 1x1 आ गया। तो बेसिकली अब ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगा 1 1 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। प्लस यहां पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या है मेरा, ये तो ये 1x4 है, ये भी 1x4 है, और ये ऐड होगा जो आई मैट्रिक्स रहेगा। अब क्योंकि ये 1x1 एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो आई मैट्रिक्स भी क्या रहेगा 1x1 ही रहेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट मेरे को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या है आपका, देखिए ये जो है आपका ये आएगा आपका 4, ठीक है। ये दोनों सिंगल 1x1 एलिमेंट से, है ना। तो अब ये 5 हो गया, तो 5 का डिटर्मिनेंट 5 ही आ जाएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5, ठीक है। अब ये तो हमने ये प्रॉपर्टी सॉल्व किया, किसी को अगर उस दिन एग्जामिनेशन में क्लिक किया तो उससे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब अगर किसी को क्लिक ना करे कि ये प्रॉपर्टी से ऐसे यूज करना है, तो अब हम कैसे सॉल्व करें। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पे R4 को मैं क्या लिखूं, R1 को अगर मैं लिख लूं, देखिए तो जरा R1 माइनस ट्वाइस R4, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में यहां पे कंस्ट्रक्ट करता हूं, देखिए तो ये क्या होगा R1 माइनस ट्वाइस R4, सो दिस विल बी 0 -1 -1 and this will be R1 minus, so this will be -3, okay। नाउ R2 को मैं क्या लिख लूं, R2 को मैं लिखता हूं R2 माइनस R4, तो ये लिखूंगा तो ये 0 1 और ये होगा आपका 0 एंड दिस विल बी -1। R3 को मैं लिख लेता हूं, देखिए क्या R3 को लिख लेता हूं R3 माइनस R4, सो दिस विल बी ऑल्सो 0 0 1 -1 एंड R4 तो हमारा जो है 1 1 1 2, ठीक है। यहां तक हमने लिख लिया। देखिए ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। अब ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि एक जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम यू कैन सी व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, ओके।
So if I have to solve this, this will be your even position, odd position, even position, odd position. तो इसके अलॉन्ग में मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, तो -1, इसका माइनर क्या है, माइनर ये 3x3 मैट्रिक्स, सो दैट इज -1, -1, -3, 1 0 -1 एंड दिस विल बी 0 0 -1. अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1, यहां पे आया -1, सो दिस विल बी +1, माइनस माइनस +1 एंड दिस विल बी अगेन -1, और ये क्या होगा -3 एंड दिस विल बी, यहां पे देखिए मैंने कुछ मिस्टेक करके रखा है, तो वही मैं देखा कि यहां पे जो है ये 0 नहीं है, यहां 1 है, ठीक है. यहां पे 1 है हमारा, ठीक है. सॉरी, यहां पे नहीं, देखिए यहां पे मेरा 1 0, ये 1 पोजीशन है, ठीक है. तो मैं इसीलिए देख रहा था कि यहां पे कुछ गलती हो गया है क्या हमारा. तो इससे डिटर्मिनेंट कुछ इफेक्ट हुआ क्या, देख लेते एक बार. नहीं, तो -1, नहीं हुआ. सो -3 इंटू, सो दिस विल बी 1, ठीक है. तो अब यहां पे क्या आया, -1, दिस विल बी -1, -1, -3, सो दिस विल बी -5 इंटू -1, तो 5 आ गया. तो देखिए आप कैसे भी करके, अगर आपको ये प्रॉपर्टी जो है ऊपर वाला, ये नहीं आपको समझ में आया, नहीं क्लिक किया अगर एग्जाम में, तो आप बाय हुक और बाय क्रूक यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन, ठीक है. ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने अच्छे तरीके में प्रैक्टिस किए हैं. ये जो मेथड है ये बेसिकली आपका प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आपको ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे बोला गया है कंसीडर द मैट्रिक्स, सो दिस इज J6 which is obtained by reversing the order of column of identity matrix I6. Let P is equal to I6 plus alpha J6 where alpha is a non-negative real number. The value of alpha for which determinant of P is equal to 0. तो P matrix बेसिकली क्या है, P is I6 plus alpha J6. तो J6 तो यहां पे दिया हुआ है, तो पहले ये P मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट पेज में P मैट्रिक्स बनाता हूं मैं. P इज इक्वल टू I6 प्लस अल्फा J6. तो I6 मेरा क्या होगा, 1 0 0 0 0 0, प्लस अल्फा J6. तो देखिए अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा. तो देखिए यहां पे मैंने इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के रखा है, तो गलती हो गया थोड़ा सा. ये आपका ऐसा है J6 मेरा, है ना. तो अब अल्फा इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे एलिमेंट्स में होगा, तो ये जो भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट में 1 है वहां पे अल्फा मल्टीप्लाई होंगे. तो प्लस ये क्या होगा मेरा, so this will be 0 0 0 0 0 alpha 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 0 0 0 alpha 0 0 0 0 और ये अल्फा 0 0 0 0 0, ठीक है. यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे को लगता है. अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है. इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, तो अब देखिए मैं यहां पे और नहीं करूंगा, तो डायरेक्टली यहां पे जो भी पोजीशंस है वहां पे मैं 1 ऐड कर देता हूं, या इस यहां पे मैं अल्फा ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉपरली लिखा हुआ है. तो यहां पे ये दो मैट्रिक्स ऐड करूंगा, तो देखिए अब क्या होगा, ये जितने भी पोजीशंस है यहां पे अल्फा ऐड हो जाएंगे, ठीक है. तो ये अल्फा हो गए सबके सब, अब अल्फा हो गए ऐड होते ही. अब यहां पे देखिए, अगर इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेता हूं,
ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। अब यहां पे आप क्या करेंगे देखिए, आप यहां पे क्या करेंगे देखिए, रो 6 को आप लिखेंगे रो 6 माइनस रो 1, रो 5 को लिखेंगे रो 5 माइनस रो 2 और रो 4 को लिखेंगे रो 4 माइनस रो 3। अब ऐसे लिखने से होगा क्या देखिए तो जरा, अब ऐसे लिखने से सबसे पहले तो तीनों रो जो 1 2 3 रो 1 रो 2 रो 3 उसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें तो हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन किए नहीं। अब देखिए रो 4 में क्या बोला हूं, रो 4 माइनस रो 3, तो रो 4 माइनस रो 3, तो दिस विल बी 0 0 अल्फा माइनस 1 1 माइनस अल्फा 0 0। यहां पे क्या होगा, यहां पे इट विल बी 0 अल्फा माइनस 1 0 1 माइनस अल्फा एंड दिस विल बी 0, सॉरी यहां पे भी 0 1 माइनस अल्फा एंड दिस विल बी 0। लास्ट रो क्या है मेरा, रो 6 माइनस रो 1, सो दिस विल बी अल्फा माइनस 1 0 0 0 0 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। आपको ये बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करूंगा तो अब यहां पे आप बहुत ध्यान से देखिए, 4th रो 5th रो और 6th रो में देखिए कॉमन क्या है, मैं अल्फा माइनस 1 कॉमन निकाल सकता हूं इन तीनों रो से। ठीक है, अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा देखिए, मैं क्या बोला हूं, डिटर्मिनेंट में हम रो एक सिंगल रो से भी कॉलम, एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, 1 0 0 0 0 अल्फा 0 1 0 0 अल्फा 0 0 0 1 अल्फा 0 0, और यहां पे अगर कॉमन निकालूंगा मैं अल्फा माइनस 1, तो यहां पे क्या होगा 0 0 1 माइनस 1, क्योंकि यहां पे 1 माइनस अल्फा है तो माइनस 1, और ये होगा 0 0, और एक अल्फा माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अब ये, तो यहां पे भी 0, यहां पे आ जाएगा 1 डबल 0 माइनस 1 0, और लास्ट वाले अगर रो से निकालूंगा तो 1 0 0 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो यहां तक तो हमने निकाल लिया, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 बार हमने अल्फा माइनस 1 कॉमन निकाला है। अब यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, फिर से मैं क्या करूंगा, ये जो रो 4 है, रो 4 को रो 4 माइनस रो 3 लिखूंगा, रो 5 को रो 5 माइनस रो 2 लिखूंगा, और रो 6 को रो 6 माइनस रो 1 लिखूंगा। ठीक है, R6 माइनस R1 लिख दिया। अब अगर ऐसे लिखने पे देखिए ये कन्वर्ट कैसे होगा, तो मैं ये ऊपर वाले को ही कॉपी करता हूं, थोड़ा सा है ना, टाइम बचा लेंगे हम लोग। तो यहां पे देखिए मैंने इसको कॉपी किया, तो यहां पे जब मैं माइनस करूंगा तो ये पार्ट तो 0 आ जाएगा, और यहां पे 1 माइनस, यहां पे 0 आएगा, यहां पे क्या था देखिए माइनस 1 था, तो माइनस 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली यहां पे 0 होगा, यहां पे माइनस 1 माइनस अल्फा, यहां पे 0 होगा, यहां पे माइनस 1 माइनस अल्फा। अब देखिए मैं कॉमन फिर से निकाल सकता हूं, क्या कॉमन निकाल लू, अगर मैं माइनस अल्फा कॉमन निकाल लू, माइनस अल्फा प्लस 1, तो यहां पे क्या होगा अल्फा स्क्वायर, सॉरी यहां पे क्या माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो माइनस, अच्छा नहीं तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन ठीक है मतलब। अब देखिए यहां तक हो गया सॉल्व। अब यहां पे आप -1 माइनस अल्फा कॉमन निकाल लीजिए,
तो मैं अगर निकालूंगा कॉमन तो ये क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 1 होल क्यूब, क्योंकि 3 बार निकाला तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। और ये क्या होगा, अल्फा माइनस 1 होल क्यूब। और डिटर्मिनेंट में क्या रह गया देखिए तो जरा, यहां से सब निकल गया कॉमन, तो ये क्या हुआ आपका, मैं इसी में सॉल्व करता हूं, अच्छा नहीं तो यहीं पे कर लेता हूं, है ना। तो ये चला गया, ये भी चला गया और ये पार्ट भी चला गया, यहां इसके जगह पे 1 रह गया सब जगह, 1 1 1। तो देखिए ये बेसिकली अब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। तो ये जो भी है बेसिकली ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये बेसिकली इसका भी डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। अब मेरे को ये जो है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ P, इसको 0 होने के लिए क्या करना है, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 3, क्यों, क्योंकि ये हर एक को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये एक बार लिखा, फिर दूसरे बार लिखूंगा तो ऐसे ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो और एक भी टर्म होगा तो स्क्वायर होगा फिर क्यूब होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लिख लिया हूं। तो दिस विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 वैल्यू आ गया। अब यहां पे आप आंसर क्या लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पे बोला है कि वेयर अल्फा इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, अल्फा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या, सिर्फ प्लस 1 जो है यहां पे आपका आंसर रहेगा। अगर ये दिया नहीं रहता तो आप प्लस माइनस 1 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अमंग ऑल 2x2 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ट्रेस 14 इज। तो यहां पे आपको बोला है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 जो कि रियल सिमेट्रिक है और आपको क्या दिया हुआ है, उसका ट्रेस अगर 14 है, तो आपको यह बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूं A है जो कि A B B C इस टाइप से है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे होगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ट्रेस जो है वो 14 है। ट्रेस मतलब क्या, एडिशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सो A प्लस C इज 14। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, यहां पे अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात करूं सो दैट विल बी AC माइनस B स्क्वायर, और I can replace C by 14 minus A. I can write it like this. So determinant of A is basically what? It is your A into 14 minus A minus B square, ठीक है, और this will be 14A minus A square minus B square। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो अब यहां पे हम एक बात बताइए, यहां पे हम पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करें कि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स क्या है। तो हमको पता है फॉर अ 2 वेरिएबल फंक्शन, इफ आई हैव अ 2 वेरिएबल फंक्शन, सो वी हैव दिस फॉर्मूला समथिंग नोन एज वेयर f इज अ फंक्शन ऑफ x and y 2 वेरिएबल, फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट वी नो व्हाट, p इज इक्वल टू df by dx। अगर ये सब आपको याद नहीं भी है तो हम लोग कैलकुलस चैप्टर में इसको देखेंगे ही। q होता है क्या, df by dy, r क्या होता है, df by dx, सॉरी d स्क्वायर f by dx इंटू dy, s क्या होता है, s हमारा होता है d स्क्वायर f by dx स्क्वायर, और t क्या हो जाता है, d स्क्वायर f by dy स्क्वायर। अब जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेट करते हैं। इसके बाद अगर मेरा आपका क्या बोलते हैं, अगर S लेस देन 0, नहीं सबसे पहले तो ये भी चेक करना होता है RT माइनस एस स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगर RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है
कि जो पॉइंट्स हमने निकाला P इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 0 पुट करके, वो बेसिकली एक मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट है। तो यहां पे देखिए, अगर मेरा S लेस देन 0 और T अगर मेरा लेस देन 0 होगा, तो ये मेरा जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा पॉइंट होगा। अगर S ग्रेटर देन 0, T ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये मेरा मिनिमा पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पे और भी केसेस है, RT माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0 लेस देन 0। तो जब इक्वल टू 0 हो जाएगा RT माइनस स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हमारा सैडल पॉइंट है, मतलब ना तो मिनिमा है ना तो मैक्सिमा है। और अगर लेस देन 0 हो जाता है तो फिर ये पॉइंट को हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना तो हमको पता ही है बेसिक। तो चलिए फिर यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं ये वाला जो कैलकुलेशन है इसको इस साइड में लेके आता हूं। तो देखिए, अब यहां पे a भी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a, दिस इज अ बेसिकली फंक्शन ऑफ a एंड b, स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो सबसे पहले मैं p फाइंड आउट कर लेता हूं, जो कि क्या है भाई, dA है। तो अगर करूंगा तो ये आ गया क्या, 14a माइनस 2a। q क्या है मेरा, तो ये क्या आएगा यहां पे, माइनस 2b आ जाएगा। r क्या है यहां पे, डेल स्क्वायर a बाई डी एक्स इंटू डेल वाई। तो इसका क्या आएगा, ये तो 0 आ गया। t क्या है यहां पे, सॉरी आर एस हमारा, उसके बाद आर के बाद एस आएगा। तो एस जो है डेल स्क्वायर a बाई डेल एक्स स्क्वायर, या इसको बोल सकते ए स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा, -2। और t क्या है, डेल स्क्वायर a बाई डेल बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा, -2। अब सबसे पहले यहां पे सैडल पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा चेक कीजिए। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो यहां पे देखिए मैंने कुछ मिस्टेक किया है, ये 14a है, तो ये तो सिर्फ a नहीं आएगा ना, और तो ये क्या होगा, a जो रहेगा ये मेरा 7 आ जाएगा और b जो है 0। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ये चेक कर लीजिए, RT माइनस स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो r जो है ये तो 0 है, माइनस ऑफ ये माइनस, तो ये 0 हो गया, s स्क्वायर होगा, तो ये तो माइनस है, तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो s स्क्वायर ये तो 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट है। अब देखिए यहां पे s और t ये जो है ये लेस देन 0 है। ठीक है, ये लेस देन 0 है। तो यहां पे ये जो दो पॉइंट आए, a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू 0, ये बेसिकली क्या है मेरा, ये जो है मेरा पॉइंट, ये क्या हुआ मेरे, ये मेरे को मैक्सिमा पॉइंट दे रहा है। अब मेरा मैट्रिक्स A बेसिकली क्या आ गया, A मैट्रिक्स अगर मैं फॉर्म करता हूं तो यहां पे मेरे को A का वैल्यू क्या मिला, A का वैल्यू मेरे को मिल गया 7, B का वैल्यू 0 और C का वैल्यू क्या है, C इज 14 माइनस A, so that will be also 7. So what is the maximum value of determinant that I am getting? It is equal to 49. तो ये तो है, आपने पूरा मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया। अब अगर आपको बोल देता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको बोला गया है कि यहां पे आपको मैक्सिमम डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, ट्रेस जो है वो यहां पे क्या है, 14 है। तो अब ट्रेस के वैल्यू कैसे कैसे आप रख सकते हैं, आप ट्रेस बना सकते हैं 113, 212, 311, 410, 59, ठीक है, 68, 77 और उसके बाद फिर 86 और फिर से ये रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक 86, उसके बाद आ जाएगा आपका फिर से क्या 95, जो रिपीट होंगे, उल्टा करके आप लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अब यहां पे ये आपको क्या बोला गया है, ये जो है बेसिकली आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो आप अगर सपोज कर लीजिए ट्रेस 113 अगर मैं रखता हूं तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, तो यहां पे अगर आप 0 और 0 रख लेते हैं, ठीक है, 0 0 रखना पड़ेगा। अगर आप 0 0 रखते हैं तो यहां पे डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा आपका 13। अगर आप पॉजिटिव नंबर रख लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर, सपोज कीजिए आप 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे तो यहां पे 13 माइनस 4 ये तो 9,
जितना पॉजिटिव नंबर आपका बढ़ते जाएगा डिटर्मिनेंट उतना कम हो रहा है। अगर आप नेगेटिव नंबर रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो -1 रखेंगे तब भी आपका डिटर्मिनेंट जो है ये लेस होते जाएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपका 0 0 पे रहेगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर पे भी लेंगे तो ये रिड्यूस होगा। ये डिटर्मिनेंट का ग्राफ है ना, ये डिटर्मिनेंट है यहां पे, और ये जो वैल्यूज है ये आपका बी का वैल्यू है। इधर मैंने बी के वैल्यूज को चूज किए, तो ये बी का वैल्यू है, ठीक है। तो बी का वैल्यू अगर आप नेगेटिव साइड में भी जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। अब देखिए अगर आप 212 भी रख लेंगे तो यहां पे आपका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 13 आ रहा है मैक्सिमम, यहां पे 24, यहां पे 33, यहां पे 45, यहां पे 48, यहां पे 49, यहां पे फिर से 48। तो मैक्सिमम कहां पे आया, 49 पे आया। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी अगर यूज करते हैं तो आप इमीडिएटली यहां पे पकड़ सकते हैं क्या, कि आपका जो मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली ऐसे कुछ दिखेगा। देखिए 0 क्यों होगा यहां पे, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, क्यों कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर क्यों नहीं होगा। और यहां पे मैंने ट्रेस कैसे फाइंड आउट किया, ट्रेस के हेल्प से मैंने ये दो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट करके बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा 2x2 मैट्रिक्स जिसके लिए कि ट्रेस 14 है वो क्या होगा, 49 होगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है शायद लेक्चर नंबर 11 में, आंसर भी 1 आ रहा था, तो इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, शायद मेरे से स्किप हो गया होगा, मैंने इसको फिर से लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो है ये सी है। अब देखिए नेक्स्ट ये जो सवाल है यहां पे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कंसीडर द 5x5 मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट ए हैज ओनली वन रियल आइगन वैल्यू, देन द रियल आइगन वैल्यू ऑफ ए इज। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, यहां पे अगर आपने ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो ये टाइप के क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूं। यहां पे ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, क्या बोला है ऊपर से कि रियल आइगन वैल्यू इसका एक है, तो वो आइगन वैल्यू एक ही इसमें रियल आइगन वैल्यू है, आपको वो आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर रियल आइगन वैल्यू है इसका मतलब क्या, आइगन वेक्टर्स भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने देखा है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक आइगन वेक्टर भी होगा उस रियल आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, तो उसको थोड़ा लिखता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ये करस्पॉन्डिंग लैम्डा जो है ये रियल आइगन वैल्यू है ना, रियल आइगन वैल्यू, और ये जो x है या आइगन वेक्टर जो है ये इसी के करस्पॉन्डिंग है। तो बेसिकली ये क्या है, लैम्डा x1 x2 x3 x4 x5। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना, तो ये क्या आएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 प्लस 5x5 इज इक्वल टू लैम्डा x1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, 5x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 प्लस 4x5 इज इक्वल टू लैम्डा x2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, 4x1 प्लस 5x2 प्लस 1x3 प्लस 2x4 प्लस 3x5 इक्वल टू लैम्डा x3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर ये वाले को एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस यहां पे क्या आया, x1 प्लस 2x5। ये x1 क्यों लिख दिया, यहां पे x4 होगा ना, तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है, लैम्डा x4। अब लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन ये क्या है, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 5x4 प्लस x5 इज इक्वल टू लैम्डा x5। तो ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2
एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4 और ये हमारा एक्सप्रेशन 5। ठीक है, ये 5 इक्वेशंस है। नाउ एड ऑल द 5 एक्सप्रेशन, सो व्हाट विल यू गेट? देखिए यहां पे x1 के टर्म्स में क्या मिलेगा आपको, ये 6x1, 10x1, 15x1, 15x1, x2 के लिए क्या मिलेगा, 2, 3, 8, 12, 15, 15x2। यहां पे x3 के टर्म्स में देखिए क्या मिलेगा, 3, 2, 5, 6, 11 एंड 15। तो सबके लिए आपको यही मिलेगा। देखिए 15x4 प्लस 15x5 इज इक्वल टू, लैम्डा कॉमन ले लेता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब आपको समझ में आ रहा है यहां पे मैं क्या करूंगा, x1 x2 मतलब 15 यहां से कॉमन निकाल लूंगा, तो 15 कॉमन, यहां पे x1 प्लस x2 x5 इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस x2 टिल x5 तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों साइड से कैंसल हो जाएंगे, लैम्डा का वैल्यू मेरा 15 आ गया। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू 15 आ गया। और आप देखेंगे यहां पे क्या, कि ये जो आइगन वैल्यू है ये रियल आइगन वैल्यू है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपका जो है ये प्रैक्टिस से आता है। आप कितने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, कितने डिफरेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन आएगा। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में या कोई भी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको 3 मिनट में कुछ समझ में ही ना आए कि इसमें सॉल्व कैसे करना है, तो आप वो क्वेश्चन को इमीडिएटली स्किप कर दीजिए। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए उसमें टाइम वेस्ट। ये देख के बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये है इतना सिंपल नहीं। अगर आपको ये ट्रिक पता है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इसमें फंसे हुए, उलझे हुए ही रह जाएंगे। सो इट विल बी ऑफ नो यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम इन सच क्वेश्चंस इन एग्जाम। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द आइडेंटिटी फॉर अ आर्बिट्रेरी 3x3 रियल मैट्रिक्स P, Q एंड R। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, P, Q, R। सो दिस शुड बी इक्वल टू PQ प्लस PR। PQ क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी PR। लेकिन यहां पे RP दिया हुआ है, अगर PR और RP का ऑर्डर मिसमैच करता है तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। ऑप्शन ए इसीलिए गलत। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब क्या, कि हर एक कंडीशन में आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट शुड होल्ड ट्रू। जैसे कि आपका एक, आपको मैं बताता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर, मैट्रिक्स के टर्म में नहीं बोल रहा हूं, नॉर्मल नंबर के लिए। तो a कोई भी नंबर है, b कोई भी नंबर है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वॉट एवर मे बी द नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कुछ भी हो, ये जो है ये हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ये हमेशा होल्ड नहीं करेगा। PQ प्लस RP कब होल्ड करेगा, जब आपका P और R का ऑर्डर जो है सेम है। ठीक है, तभी ये होल्ड करेगा। सो फॉर दैट यू रिक्वायर स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, तो ऑप्शन ए गलत है। अब देखिए C के लिए, देखिए तो इसको मैं सिंपल एक एग्जांपल से सॉल्व करता हूं। देखिए सपोज कर लेते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है P प्लस Q, तो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 0। ठीक है, सबसे पहले इनका ऐड करके, एडिशन करके मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूं। तो ऐड करूंगा तो ये 6 8 10 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 6 4 24 माइनस 80, सो दैट इज योर व्हाट 56 माइनस 56। ओके, माइनस 56 आ गया। अब अगर मैं इंडिविजुअली लेता हूं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए फर्स्ट वाले का, इसका डिटर्मिनेंट होगा आपका 4 माइनस 6, सो दैट इज माइनस 2, और इसका हो जाएगा माइनस 42, तो प्लस माइनस 42, सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 44 विच इज नॉट इक्वल। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग। ऑप्शन बी देखिए क्या है, P माइनस Q होल स्क्वायर। अब आपको देख के ये तो लगेगा कि ये सही है, आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन बी, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं आपको दिखाता हूं। डिटर्मिनेंट के केस में ये होल्ड ट्रू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी बताता हूं।
p माइनस क्यू होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p माइनस क्यू इंटू p माइनस क्यू, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये क्या होगा, p स्क्वायर माइनस पी क्यू, अब इसके अक्रॉस में करूंगा तो माइनस क्यू पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू। अब देखिए पी क्यू जो है ये हमेशा क्यू पी के बराबर नहीं होगा, ऑर्डर मिसमैच हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका क्या है, वो आपका एसोसिएटिव नहीं होता है, सॉरी कम्यूटेटिव नहीं होता है ना। कम्यूटेटिव मतलब क्या, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही केसेस में ये होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में ये इक्वल होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द केसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ये नहीं होते हैं सेम, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। अब एक ही बच जाता है ऑप्शन डी, और इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे, p प्लस क्यू होल स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और एक्सपेंड करेंगे जैसे अभी किया मैं, तो ये क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये जो है ये मेरा आइडेंटिटी है, एंड दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, ठीक है, दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू, वॉट एवर मे बी द ऑर्डर ऑफ योर p एंड q, इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है, ठीक है। लेट n बी a 3x3 मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज, द मैट्रिक्स इज सच दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एक निल पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब निल पोटेंट मैट्रिक्स का कोई भी एक एग्जांपल अगर आपको दिखाना है, 0 0 1 0 0 0 0 0 0, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो जरा देखिए क्या आता है, 0 0 1 0 0 0 0 0 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो टोटल जो है ये मैट्रिक्स जो है पूरा 0 नल मैट्रिक्स तैयार होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये तो मेरा निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स जब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था तभी मैंने आपको बताया है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। तो जिसको ये पता है उसके लिए तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है क्या कि निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो मेरा क्या होता है, उसका जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो बेसिकली 0 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके लिए सिंपल था। अब जिसको ये समझ में ना आए कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है ये, तो उसके लिए ये आप ऐसे एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए और फिर इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, आपको 0 0 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा लीनियर अलजेब्रा वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। तो लीनियर अलजेब्रा काफी बड़ा है, मतलब अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या मेरे जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे प्रोवाइड किए गए हैं आप उस पर मेरे को मैसेज कीजिए। और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको लगता है कि एग्जाम से रिलेटेड है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं फर्दर वीडियोस बना दूंगा, कोई इशू ऐसा है नहीं। या अगर आपको कोई क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।